नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। दरअसल ये वीडियो जो आज 21 तारीख को बन रहा है उसको बनना चाहिए था 19 तारीख को ही, लेकिन किसी वजह से नहीं बन पाया, इसलिए आज बन रहा है। 19 तारीख को इंदिरा गांधी की जन्म दिवस था, जो शांतिपूर्वक बीत गया, क्योंकि भारतीय राजनीति की जो दशा है उसमें हम लोग जो वर्तमान राजनीति होती है उस हिसाब से चीज़ों को आंकते हैं, परखते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता थी जो समय काल से परे जा चुकी थी, और इसलिए जब तक भारतवर्ष का इतिहास रहेगा, इतिहास तो हमेशा रहता है, भारतवर्ष भी हमेशा रहेगा, तब तक इंदिरा गांधी याद की जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैश्विक लीडर बनने की आकांक्षा में बहुत से लोग बहुत तरह तरह के नाटक करते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता आया है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन वो स्वतंत्र भारत की अभी तक की पहली एकमात्र वैश्विक नेता थी, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। और मेरा ख्याल है वो एकमात्र ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते पराभव नहीं देखा। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पराभव देखा। पराभव देखने के साथ ही वो इस संसार से विदा हुए। हालांकि वो उन्होंने भी बहुत काम किया था भारतवर्ष के लिए। लेकिन बहरहाल ये मतलब एक जिसको कहना चाहिए कि एक भाग्य इंदिरा गांधी का ही था कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए कभी पराभव नहीं देखा, और जब एक बार पराभव देखा तो उसके बाद वो फिर उससे ज़्यादा ठाठ के साथ वापस लौटी और भारतवर्ष का उन्होंने नेतृत्व किया। और उन 5 सालों में उन्होंने न केवल भारतवर्ष का नेतृत्व किया बल्कि हिंदुस्तान का भी नेतृत्व किया। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री रही जिन्होंने, जब जिनका कार्यकाल शुरू हुआ तो राम मनोहर लोहिया उनको गूंगी गुड़िया के नाम से बुलाते थे, और जिस समय वो विदा हुई उस समय वो एक महात्मा गांधी के बाद पहली ऐसी भारतवर्ष की नेता थी जिनकी अंत्येष्टि में लगभग पूरी दुनिया आई थी। ये मैंने उसको देखा भी था टीवी, तब तक टीवी आ गया था। 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, उस समय स्थिति ये थी कि भारतवर्ष भीषण अकाल से जूझ रहा था। ये चीज़ मैं पहले बताऊंगा, बाद में उनकी जो खासियतें हैं वो धीरे थोड़ा बहुत बताऊंगा। हालांकि उनकी खासियतें इतनी ज़्यादा है कि उसका वर्णन करने के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन उतना समय ना है ना वो वीडियो में इतना समय संभव भी नहीं। बहरहाल 1966 में जो प्रधानमंत्री बनी तो उस समय भारतवर्ष भीषण अकाल से जूझ रहा था, और अमेरिका से लाल गेहूं जो आता था उसको, उस लाल गेहूं को लेने के लिए भी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगती थी। जो लोग इस समय 60 65 70 साल के हैं उनको वो चीज़ उन कतारों की याद होगी। उस परिस्थिति में इंदिरा गांधी ने भारतवर्ष का पदभार संभाला था, और मात्र 8 सालों के बाद, मैं बात बता रहा हूँ 1974 की, मात्र 8 सालों के बाद उन्होंने परमाणु विस्फोट करके भारतवर्ष को एक मतलब जिसको कहना चाहिए ऐसा राज्य जो अन्न संकट के लिए जूझ रहा था उसको सुपर पावर बना दिया। 8 सालों में एक करिश्मा इंदिरा गांधी ही कर सकती थी, जिन्होंने कर दिखाया। और उस अवधि में 8 साल की अवधि में 1971 की लड़ाई भी शामिल थी, जो बड़ी भीषण लड़ाई थी। उसमें करीब 1 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से आ गए थे। उस लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद से पाकिस्तान जब 2 तरफा आक्रमण करता था हिंदुस्तान में, जब भी करता था, इधर पश्चिमी पाकिस्तान से उधर पूर्वी पाकिस्तान से, उस भय को भी उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उन दो स्वतंत्र राष्ट्र बना दिए। पाकिस्तान तो खैर था ही, और बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उन्होंने उसको बनाया। और कहीं ना कहीं आज जो एकमात्र देश जिसके साथ भारतवर्ष के मधुर संबंध है, बांग्लादेश, उसका भी मतलब डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट क्रेडिट इंदिरा गांधी को ही जाता है। जब 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी पूरे पूरे परिवार की, तो उसके बाद उनकी एकमात्र बची जो बेटी थी, जो इस समय बांग्लादेश की राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना वाजेद, उनको उनके पति समेत भारतवर्ष में बड़ी इज्जत से इंदिरा गांधी ने रखा। उन संबंधों का निर्वहन आज तक शेख हसीना वाजेद कर रही हैं। ये उनका बड़प्पन है, मतलब शेख हसीना वाजेद का। खैर, बात थोड़ी सी ट्रैक से बाहर चली गई। बहरहाल बात हो रही थी इंदिरा गांधी की। सन 66 में इंदिरा गांधी ने, मैंने जैसे बताया कि पदभार संभाला, तो अमेरिका से लाल रंग का गेहूं आता था, पतला पतला लाल लाल रंग का गेहूं होता था। उसको भी लेने के लिए 1 किलोमीटर की लाइनें लगती थी। ये भारतवर्ष का हाल था। 62 की लड़ाई में पराजय के बाद से भारत पस्त पड़ चुका था, और पाकिस्तान का खतरा लगातार मंडरा ही रहा था। सबसे पहले इंदिरा गांधी के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो अनाज की चुनौती थी, जिसको इंदिरा गांधी ने बहुत ही सफलतापूर्वक संभाला। और एक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे मोरक्को के, उनसे उन्होंने कहा कि आप एक भारत के लिए गेहूं की प्रजाति विकसित कीजिए, जिसको उन्होंने विकसित किया। आज हम जो गेहूं खाते हैं वो वहीं से शुरुआत हुई।
और उस गेहूं को लेकर के उस गेहूं के ऊपर और भी तरह तरह के प्रयोग भारतवर्ष में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किए, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। और उसके चलते भारतवर्ष जो था वो अनाज के मामले में इतना इतना संपन्न हुआ कि आज की तारीख में लोगों को जो है गेहूं और चावल 80 करोड़ लोगों को मुफ्त दिया जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की देन थी। ये तो पहली उनकी देन हुई जो उन्होंने की। दूसरी सबसे बड़ी देन उनकी ये हुई जो 71 में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि 71 में जब पाकिस्तान ने लड़ाई की, उस लड़ाई में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और पाकिस्तान को हमेशा के लिए परास्त कर दिया। उस लड़ाई के बारे में बहुत सी किताबें लिखी गई थी। उसमें यह था कि पाकिस्तान लड़ाई करने वाला है, इसको लेकर के बहुत दिन से चर्चा चल रही थी और वो ऐसा न हो पावे। और वो लड़ाई, इसका एक कारण ये भी था कि पाकिस्तान जो था वो शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के नेता थे, बंगाली नेता थे, वो चुनाव जीत गए थे और उनको पाकिस्तान का राष्ट्रपति बनने की नौबत थी, जिस चीज़ को पाकिस्तान के जो पश्चिमी, पाकिस्तान के जो पंजाबी लॉबी थी वो नहीं चाहती थी। इसलिए उन्होंने जो था बांग्लादेश पर ही एक तरीके से अत्याचार ढाने शुरू किया और उस अत्याचार के चलते तमाम बंगाली भाग भाग के हिंदुस्तान आने लगे। इंदिरा गांधी इस बात को समझ रही थी और पूरी दुनिया में दौरा करके उन्होंने इस बात को कहा कि इस चीज़ को रोका जाए, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई सुनता नहीं। ऐसे मामलों में आदमी को खुद ही निर्णय लेना पड़ता है जो इंदिरा गांधी ने लिया। उस समय का एक बड़ा मनोरंजक प्रसंग है, आज चर्चा चल रही तो आपको सुना रहा हूँ। हेनरी किसिंजर जो उस समय के विदेश मंत्री अमेरिका के, और किसी निक्सन जो थे वो राष्ट्रपति थे, वो बार बार आ रहे थे हिंदुस्तान को लॉलीपॉप देने के लिए। तो इंदिरा गांधी ने एक दिन जनरल सैम मानेकशॉ से कहा कि आप जो है कल पूरी वर्दी में मेरे दफ्तर में आइए। सैम मानेकशॉ ने ये संस्मरण लिखे थे। तो उन्होंने, मानेकशॉ ने जो उस समय सेना के चीफ थे हिंदुस्तान, 71 की बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों? उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूँ कि आप आइए। बहरहाल वो प्रधानमंत्री का वो था, क्या नाम है, वो आ गए। उसी समय हेनरी किसिंजर भी आकर के बैठे। तो उस समय दरअसल इंदिरा गांधी उस दिन हेनरी किसिंजर से फाइनल बातचीत करने के मूड में थी। उन्होंने कहा कि भाई आप, हेनरी किसिंजर से कहा कि आप जाके उनसे अपने राष्ट्रपति निक्सन से कहिए कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें, बांग्लादेश के मामले में, वरना फिर जो है वो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उस चीज़ें मेरे समारे नहीं संभलेंगी। तो हेनरी किसिंजर ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आप क्या करेंगे? तो फिर उन्होंने कहा कि सैम मानेकशॉ की तरफ उंगली उठाई। उन्होंने कहा कि फिर मैं इनसे हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह करूंगी। और वही वो इस तरीके का एक संकेत था कि 71 में फिर लड़ाई होगी तो फिर कायदे से होगी, और वही हुआ। 71 में पाकिस्तान ने जो थे बांग्लादेश, वो जो इधर कलकत्ता की तरफ, तो इंदिरा गांधी उस दिन कलकत्ता में थी जिस पाकिस्तान लड़ाई छिड़ी। अचानक रात में जो था वायुसेना, पाकिस्तान की वायुसेना ने हमला कर दिया। रात इंदिरा गांधी लौटी दिल्ली, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास हो गया, दुनिया जानती, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके तत्काल बाद तीसरा बड़ा काम जो उन्होंने किया वो इंदिरा गांधी ने वो ये किया कि 74 में परमाणु, क्या नाम है, उन्होंने परीक्षण कर दिया, जिसके चलते पूरी दुनिया में संदेश चला गया कि अब भारत से लोहा लेना आसान काम नहीं है। और उसके बाद से आप देखिए कि 71 की लड़ाई और 74 के बाद से कोई बड़ी लड़ाई हिंदुस्तान को नहीं लड़नी पड़ी, और उसका जो लड़ाई पर जो होने वाला जो तमाम पैसा बचा, उसी का नतीजा है कि आज की तारीख में भारत जो है वो इतना, मतलब ऑलमोस्ट लग रहा है शक्तिशाली और संपन्न राष्ट्र है। कहीं ना कहीं ये क्रेडिट भी इंदिरा गांधी को जाता है। और उसमें एक बात और बड़ी हुई थी जिसपे चर्चा चल रही, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी वो अकेली प्रधानमंत्री थी। इस कैटेगरी में उनके लड़के राजीव गांधी भी नहीं आते, और इस कैटेगरी में उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू भी नहीं आते, जिनसे चीन सचमुच घबराता था। इंदिरा गांधी कभी चीन नहीं गई प्रधानमंत्री रहते, न उन्होंने कोई बातचीत की। उन्होंने ऑलमोस्ट चीन से संबंध पूरे भंग कर दिए थे, और वो अकेली ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनके शासनकाल में चीन ने 2-3 बार आक्रमण करने की जो कोशिश की, क्योंकि वो ऐसा पड़ोसी जो लगातार मेड़ खोदता रहता था। उसको बड़ा ही ज़बरदस्त रिप्लाई दिया इंदिरा गांधी ने। उसके बाद से चीन की हिम्मत नहीं पड़ी, और चीन का एक प्लान और था, वो सिक्किम और भूटान पे कब्जा करके पूरे नॉर्थ ईस्ट को अशांत करना चाहता था। रात इंदिरा गांधी ने चीन के खतरे से निपटने के लिए सिक्किम पर कब्जा कर लिया और भूटान को प्रोटेक्टेड स्टेट बना दिया, जिसके चलते भारत की सीमा और ज़्यादा सुरक्षित हो गई। ये इंदिरा गांधी का एक और अचीवमेंट था। इस तरीके से इंदिरा गांधी के तमाम अचीवमेंट थे जो कई बार सामने आएंगे। एक उनके जीवन काल में केवल एक धब्बा लगा, इमरजेंसी वाला, और वो पहले भी बता चुका हूँ, आज चर्चा चली से मैं फिर बता रहा हूँ। इमरजेंसी लगने के कारण बहुत से थे, वो आप सब जानते भी हैं, उसको बहुत ज़्यादा दोहराने की जरूरत नहीं है। और उस समय भी वो शायद इमरजेंसी न लगाती अगर जयप्रकाश नारायण के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लामबंद होकर के न चल पड़ा होता। जिस दिन इनको ये सूचना मिली
कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के पीछे लामबंद हो गया है, उस दिन बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ को बुरी तरीके से सबक सिखाया, जो कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके लिए जरूरी भी था। ये सब काम उन्होंने किया और बहरहाल 77 में वो चुनाव हारी, लेकिन 80 में फिर आई और 77 से 80 के बीच में उनको 2 बार जेल भी जाना पड़ा, सारी बातें। और उस नेता विपक्ष को उन्होंने मतलब इतना करेजस ढंग से निभाया कि वो भी एक इतिहास है, सब जानते हैं। चरण सिंह उनको गिरफ्तार करने के पीछे पड़े हुए थे, जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनको भी उन्होंने कायदे का सबक दिया और सन 80 के इलेक्शन में फिर से जीत करके आई, दोबारा विक्ट्री शो करके। उस समय उन्होंने कहा था कि मैं कभी झुकती नहीं, ये उनका सेंटेंस अभी भी लोगों को याद होगा जो उनके बारे में बात करते हैं। 84 में उनकी मृत्यु हो गई। और इससे भी बड़ी बात कि आज की तारीख में ऐसे लोग हैं जो चीन का नाम लेते कतराते हैं, और क्योंकि जो भी उसकी वजह हो मुझे नहीं मालूम, और वो ऐसी करेजस लीडर थी कि जब राजनीतिक वजहों से ऑपरेशन ब्लू स्टार का उनको ऑर्डर करना पड़ा, जिसमें स्वर्ण मंदिर के अंदर सेना घुसी, उसमें बाद में मैं चंद्रशेखर जी का इंटरव्यू पढ़ रहा था कि उन्होंने जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के उस पर दस्तखत कर दिया, तो बाद में चंद्रशेखर उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप इंदिरा जी, आप जानती हैं कि आपने अपने डेथ वारंट पे दस्तखत किए। इंदिरा गांधी ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन देश बचा रहे, इसके लिए मेरी जान चली जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। और उड़ीसा में लास्ट 30 अक्टूबर को उन्होंने ये बात कही है भाषण में, और 31 अक्टूबर को खैर उनकी हत्या हो गई। और उसके अलावा जो अपने जो लास्ट 5 साल थे, उसमें उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की अध्यक्षता की, नैम की अध्यक्षता की, और संयुक्त राष्ट्र वो क्या नाम है वो जो संयुक्त राष्ट्र मंडल की देशों की उन्होंने अध्यक्षता की। और जिस समय वो उनकी मृत्यु हुई, या मैं ये कह लीजिए हत्या है, उस समय वो निश्चित रूप से पूरी तरीके से वैश्विक लीडर साबित हो चुकी थी, जिनके सामने उस तत्कालीन दुनिया में जो अमेरिका के राष्ट्रपति और वो क्या नाम है रूस के वो थे, वो भी नहीं खड़े हो रहे थे, क्योंकि भारत एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री था। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का इतना महानायक प्रधानमंत्री जो किसी से नहीं डरता था, वो इंदिरा गांधी थी। अंत में एक बात बता के, 2 बातें और बता के आपको बात कि जिस 71 की जब लड़ाई होने वाली थी तो अमेरिका गई थी वो, और उनको पता चला कि जो है वो निक्सन जो है वो उनका अपमान कर सकते हैं, और किया भी उन्होंने। वो उनको मिलने के लिए उन्होंने काफ़ी समय लगवा दिया, इंदिरा गांधी बिना उनसे मिले चली गई। ये उनकी मतलब एक क्या नहीं, ये उनका आत्मसम्मान था और अहंकार था। अहंकार इसको कहते हैं, अहंकार उसको नहीं कहते कि आप बस मुँह बना के घूमिए। और लास्ट में एक लोगों के जो बाद के दिनों में फिर एक बार लास्ट उसमें अमेरिका गई, तो ये था कि वो अमेरिका में एक वो होता है क्या नाम है, एक परंपरा सी है कि जब किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री वहाँ जाता है, तो वहाँ एक सम्मान उनके वहाँ एक भोज देता है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को भी निमंत्रित किया जाता है। तो रीगन उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कुछ ऐसे कह दिया था, इतना मुझे याद नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने भोज तो किया अमेरिका में, और उस भोज में उन्होंने रीगन को ही नहीं बुलाया। और बहरहाल जब ये बात पता चली तो वहाँ अफरा तफरी मच गई। रीगन के लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई रीगन साहब को बुलाइए, अब क्या कर रही हैं। इस तरीके का करेजस लेडी वो थी, वो नहीं रही, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतवर्ष जो है उसको इंदिरा गांधी जैसा नेता फिर से मिलेगा, इसकी संभावना कम नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि भारतवर्ष को फिर उस तरीके का नेता मिलना चाहिए, जिसने भारतवर्ष को इतना कुछ दिया। और ऐसे माहौल में जब किसी एक देश का नाम लेने से भी लोग घबरा रहे हैं, ऐसे माहौल में इंदिरा गांधी की याद की जानी चाहिए। और खैर उनको उनके जन्मदिन पर या उनकी मृत्यु पर कोई आयोजन हो ना हो, एक अलग बात है, लेकिन वो एक वैश्विक नेता थी जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया, इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है। और भारतवर्ष का ये सौभाग्य है कि अपने मेकिंग के साल में, जिस समय उसके बनने का समय था, उसमें उसको इंदिरा गांधी जैसी समर्थ और दूरंदेश प्रधानमंत्री मिली। ये भारतवर्ष का सौभाग्य कहा जाएगा। बस अगर अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।